हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम इस वीडियो में विज्ञान के दो महत्वपूर्ण चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तथा ह्यूमन आई मानव नेत्र और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ध्यान देंगे, प्रकाश की किरणें जो होती है वह हमेशा एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तथा कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश के जो चाल होता है वह सबसे अधिक और जल में प्रकाश चाल उससे कम, और सबसे कम जो प्रकाश का चाल होता है वह ठोस में, अर्थात यहाँ पर ठोस कौन सा ऑप्शन है? कांच। कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। जिस प्रकार से माध्यम का घनत्व बढ़ते जाता है उसी प्रकार से प्रकाश का चाल उसमें कम होते जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो 4 ऑप्शन है उन चारों में से एक गैस है, एक द्रव है और तीसरा ठोस है। तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। किसी भी वाहन के जो साइड मिरर होता है, ड्राइवर और उसके बगल में जो शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वहाँ कैसा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यदि हम यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करें तो अवतल दर्पण होता क्या है? कभी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो कभी बड़ा बनाता है, कभी उल्टा बनाता है तो कभी सीधा बनाता है। इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग करने का एक दूसरा कारण यह भी है कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह क्या होता है? समतल दर्पण की तुलना में अधिक होता है। इसी कारण से ड्राइवर अपने साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण है कि अवतल दर्पण अपने फोकस पर के वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है और उसके फोकस से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक समांतर किरण पुंज में परिवर्तित हो जाता है, और समांतर किरण पुंज बनने के कारण इसे निकलने वाली लाइट लंबी दूरी तक, अधिक दूरी तक जाता है। इसी कारण से वाहनों के हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु सदर्पण से जितना दूरी पर आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण ऐसे दर्पण को कहते हैं जिसका दोनों सतह प्लेन होता है, समतल होता है। जैसे यह दर्पण कैसा दर्पण है? एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने जितनी ही दूरी पर आता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब को कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता P = 1/f होता है, और f यहाँ पर किस में होता है? मीटर में। अर्थात जब किसी लेंस का फोकस दूरी मीटर में हो तो उस लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, लेंस प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहते हैं। फोकस किसको कहते हैं?
फोकस किसी दर्पण के सामने दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहाँ से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। किरणपुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। अगला प्रश्न है टू डायोप्टर क्षमता वाले फोकस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? जैसे कभी बताया गया कि लेंस की क्षमता P = क्या होता है? 1/f होता है। तो इसी प्रकार से यदि आपको f दिया हुआ है, फोकस दूरी यदि निकालना है और आपको क्षमता दिया है तो f = क्या हो जाता है? 1/p हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेंस का फोकस दूरी f = 1/p 1/p पर p का मान दिया 2 डायोप्टर और यह डायोप्टर दिया गया इस कारण से यहाँ पर जो फोकस दूरी होगा वह मीटर में होगा 0.5 मीटर और 0.5 मीटर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो उसके बदले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस का क्षमता कैसा होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? ठीक है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है और जब फोकस दूरी धनात्मक होता है इसी कारण से उसका लेंस का क्षमता भी धनात्मक ही होता है। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस अपने से होकर आने वाली किरणों को अभिसारित करता है, कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर मिलाता है, किरणों के बीच की दूरी को कम करता है और ऐसे लेंस को ही क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और अवतल लेंस को कॉन्केव लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है और लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उसमें देख रहे हैं कि जल ये भी पारदर्शी पदार्थ है, कांच ये भी पारदर्शी है, प्लास्टिक ये भी पारदर्शी है, अर्थात इन तीनों से हम लेंस बना सकते हैं। परंतु जो चौथा ऑप्शन है मिट्टी, यह एक अपारदर्शी पदार्थ है और इससे किसी भी प्रकार का कोई लेंस बनाना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा बनता है? यानी किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यह पूछा जा रहा है। तो कौन सा दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अपने सामने स्थित कहीं भी यदि कोई भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है और आभासी बनाता है। अगला प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो समतल दर्पण वस्तु का हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु के आकार के बराबर ही होता है और उत्तल दर्पण अभी बताया गया यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो तब इससे बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से किधर मुड़ता है? दूर, निकट या फिर समांतर? जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है और जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। उदाहरण के लिए जहाँ पर यह मान लेते कांच है और कांच में प्रकाश की किरण कांच से बाहर निकल रहा है, वायु में निकल रहा है, तो इसका वास्तविक पथ ये होना चाहिए, लेकिन यह किरण क्या होता है? इससे दूर मुड़ जाता है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इस प्रकार से इसका हमारा आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब ही बनता है? तो वह कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या द्विफोक्सी लेंस? तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी भी बनता है और
वास्तविक भी बनता है, ठीक है। और अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कब वास्तविक बनता है? जब वस्तु उत्तल लेंस और इसके फोकस के बीच स्थित हो, तब इससे बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है और यह क्या होता है, वह आकार में बड़ा भी होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वह अवतल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सही है? तो आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। इसमें से पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर एक ही समतल पर होता है। और इसका दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट जो होता है, टॉर्च हो गया, खोजी लाइट जिसको कहते हैं, उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? एक अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में दाढ़ी बनाने में जो सैलून में दर्पण लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। जनरली हम बहुत सारे सैलून में हम देखते हैं कि समतल दर्पण का भी उपयोग होता है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े सैलून होते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग होने का कारण क्या है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक बनता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। इसी कारण से शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक लेंस उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? F इक्वल टू क्या होता है? 1/P, ठीक है। और P का मान कितना? एक डायोप्टर है। इस प्रकार से इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा वह 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बताया गया कि जो अवतल दर्पण होता है और अवतल लेंस होता है, इन दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में आपको दिया गया कि फोकस दूरी ऋणात्मक है। इससे क्या पता चलता है कि वह दर्पण और लेंस वह दोनों का दोनों अवतल लेंस हैं और अवतल दर्पण है और इसी कारण उसका फोकस दूरी ऋणात्मक है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तन के भी दो महत्वपूर्ण नियम होता है, ठीक है। तो इसमें से दूसरा जो नियम है कि आपतन कोण का ज्या अर्थात साइन और अपवर्तन कोण के ज्या इन दोनों का जो रेशियो होता है वह एक नियतांक होता है, अर्थात साइन I/sin R = कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वह साइन I/sin R होता है। अगला प्रश्न है, लेंस का आवर्धन, ठीक है। लेंस का आवर्धन m वह किसके बराबर होता है? U/v के बराबर। लेंस का आवर्धन m बराबर किसके होता है? U/v। कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, अर्थात F = R/2 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? F = R/2 ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, अर्थात यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हम खोजते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है R वह क्या होता है? फोकस दूरी का दोगुना, अर्थात यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जब उत्तल लेंस में वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। वस्तु को जब F और 2F के बीच में रखते हैं तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बड़ा और वास्तविक,
दूसरा छोटा और वास्तविक, तीसरा छोटा और काल्पनिक, और चौथा बड़ा और काल्पनिक। तो ध्यान देंगे, जब उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच में रखते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है लेंस के दूसरी ओर बनता है और 2f2 से परे बनता है, 2f2 के पीछे बनता है, और वह आकार में बड़ा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से जब वस्तु को f और 2f के बीच रखते हैं तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा भी होता है और वास्तविक भी होता है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसका परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि अभी बताया कि m जो आवर्धन होता है वह होता है V/U, ठीक है, और V क्या होता है? वस्तु दूरी, और ये प्रतिबिंब दूरी। और इस प्रकार से दोनों दूरी का जो मात्रक एक दूसरे को काट देते हैं, और इस प्रकार से आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात लेंस के आवर्धन एक मात्रक विहीन यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु है जहां से होकर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाता है, ठीक है। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु है जहां से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है वही दर्पण सूत्र है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रकृति कैसा होता है? अवतल दर्पण है और इसमें वस्तु कहाँ रखा हुआ? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसमें जब वस्तु यहाँ रखता है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से आकार में बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति होता है। पहला ऑप्शन दिया आभासी और उल्टा, सही नहीं है, गलत है। दूसरा आभासी और सीधा, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखें कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा और सीधा होता है? तो कहाँ पर रखते हैं? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होता है? जब अवतल लेंस हो और वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो, तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वह फोकस पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अभी आपको बताया गया कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु है जहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाता है। तो वही प्रश्न यहाँ पर फिर से है कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत होती है, सीधे निकल जाती है। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आता है तो अपवर्तन जब होता है अवतल लेंस से, तो ये क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, या निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो ध्यान देंगे, जब प्रकाश से किरण अवतल लेंस से इस प्रकार से जाता हो तो निर्गत किरण क्या होता है? मुख्य अक्ष से दूर होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसके रेटिना पर, दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और वर्ण विक्षेपण से होता क्या है? इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, और एक की ओर ध्यान देंगे, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का सुधार करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है, परंतु मानव मस्तिष्क में इसी वस्तु को सीधा और बड़ा करके देखने की संवेदना होती है। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। तो ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। दूसरा जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है परंतु निकट का साफ साफ नहीं देख पाता है। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वह कहता है कि निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, अर्थात दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और निकट की नहीं देख पाता है। तो ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं और इसे उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वह कौन सा रंग होता है? तो रंगों का विचलन उसके तरंगदैर्ध्य के पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो इन 7 रंगों में से बैंगनी का जो विचलन तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसी कारण से बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता एक ऐसा दृष्टि दोष है जो उम्र ढलने के साथ साथ उम्र बीत जाने के बाद पश्चमाभी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण होता है और इस दृष्टि दोष में व्यक्ति न तो निकट की वस्तु को देख पाता है साफ साफ और न ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। और इसी कारण इसके उपचार के लिए अवतल और उत्तल इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है, जिसे बाइफोकल लेंस, उभयफोक्सी या द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होता है। तो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो इस प्रकार हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर और अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है। हम अपने आँख के सामने विभिन्न दूरी पर जो भी वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। इसके कारण क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? आँख में जो पश्चमाभी पेशियाँ, सिलेरी पेशियाँ हैं, वह उस मानव नेत्र के जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी को समायोजित करता है और नेत्र के इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है कौन? सिलेरी पेशियाँ, पश्चमाभी पेशियाँ। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, आगे बनता है? तो इसका सही जवाब क्या है? निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से उत्पन्न होता है। कौन सा दृष्टि दोष है जो नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से होता है? तो पहला ऑप्शन जो दिया गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दूरदर्शिता।
तो नेत्र की संवहन क्षमता कम हो जाना, पश्चमाभी पेशियों का लचक कम हो जाने से जरा दूरदर्शिता रोग उत्पन्न होता है और यह इसके कारण नेत्र का निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और इसी कारण से व्यक्ति न तो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता और न ही दूर की वस्तु को। इसीलिए इसके उपचार के लिए उभय फोक्सी या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है और अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है, वहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ खड़े अंतरिक्ष यात्री की आंखों में कोई भी प्रकाश की किरण आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता है और जब आंखों में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं करेगा तो इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अगला है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश जो 7 रंग हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, इन सभी में से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है 700 नैनोमीटर और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का जो होता है 400 नैनोमीटर। बैंगनी से कम तरंगदैर्घ्य वाला जो भी किरण उसे आवर्त किरण कहते हैं और लाल से अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो किरण होता है उसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और प्रकाश की किरणें 7 रंगों में जो विक्षेपित होता है, विघटित होता है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं? कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश के किरण को गुजारा जाता है तो उससे उसका रास्ता दिखाई पड़ता है और इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम को ही वर्णपट कहते हैं और वर्णपट प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। जब श्वेत प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर हमें 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है और इसी 7 रंगों की रंगीन पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अगला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? जैसा कि मानव नेत्र में जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के अंदर में परितारिका या आइरिस होता है और इसी आइरिस के बीच के जो खाली जगह इसी को पुतली कहते हैं। तो इस पुतली के जब ये परितारिका फैल जाता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, उसके बीच का खाली स्थान बढ़ जाता है और जब ये परितारिका आपस में सट जाता है तो ऐसी स्थिति में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला जो पेशीय डायफ्राम होता है उसे क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी रेटिना पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका सही जवाब है 1/16 सेकंड और इसी को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? दृष्टि निर्बंध कहते हैं। अगला प्रश्न, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि हमारे मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यह रेटिना इस प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है और दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से यह मस्तिष्क तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी? तो ध्यान देंगे, नेत्रदान किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इस कारण से इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मृत्यु के कितने घंटे के अंदर तक नेत्र को निकाल लेना चाहिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मानव की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर उससे निकाल लेना चाहिए। ठीक है, अगला